हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम रैम की बात कर रहे थे और रैम कंप्यूटर मेमोरी के अंतर्गत हमने रैम को दो भागों में बांटा था। तो आइए उससे आगे पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका डायनेमिक रैम और दूसरा होता है आपका स्टैटिक रैम। आइए जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं डायनेमिक रैम की। तो डाटा को बनाए रखने के लिए उससे एक सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट या रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ देखिए अंतर आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया गया कि अगर डायनेमिक रैम है तो इसे डाटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम अगर है तो बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी कारण से स्टैटिक रैम को कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने तक सुरक्षित रहता है। क्यों? क्योंकि बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चले आगे। तो ये आपके रैम मेमोरी का वो पिक है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बात करें आगे और बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? तो मेमोरी में डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू से डाटा प्रोसेस करने की गति काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोधक को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। आइए आपको बताएं पहले कैश मेमोरी का योगदान क्या होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो कैश मेमोरी जो है वो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच रह के काम करता है, ताकि आपके प्रोसेसर को काम करने की गति में कोई बाध्यता उत्पन्न न हो। और यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है, जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डेटा और निर्देश को कैश में क्या किया जाता है? संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी प्रोसेसर की गति जो होती है बढ़ने में बहुत ज़्यादा योगदान आपके कैश मेमोरी का भी होता है। बात करें आगे। तो कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा रहता है। कैश मेमोरी से सीपीयू तक सूचना को ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड में सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अतः डाटा स्थानांतरण की गति क्या हो जाती है? आपकी तेज हो जाती है। इसके बाद बात करें आगे। तो कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का कार्य करता है। सामान्यतः कंप्यूटर मेमोरी में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB से 4 MB यानी 4 मेगाबाइट तक हो सकता है। आइए स्ट्रक्चर के जरिए इसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये है आपके कैश मेमोरी के कार्य करने का तरीका, जहाँ दिखा रहा है कि प्राथमिक मेमोरी से कोई भी सूचना कैश और कैश से सीपीयू तक क्या होती है? पहुँचती है। तो ये कैश मेमोरी इन्हीं प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच में क्या करता है? आपका कार्य करता है। अब बात करें अब दूसरे रोचक तथ्य की। तो यहाँ बता रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात अंतिम या अंतरिम परिणामों को रैम में स्टोर करता है। रैम एक अस्थायी मेमोरी है, अतः कंप्यूटर का अचानक बंद हो जाने पे डाटा सहायक मेमोरी में सेव नहीं किया गया होता है तो नष्ट हो जाता है। अतः डाटा नष्ट होने से बचने के लिए हमें समय समय पे डाटा और परिणाम को सेव करते रहना चाहिए। यहाँ पे आपको एक सूचना बताई जा रही है कि अगर आपके कंप्यूटर में प्रोसेस का कार्य कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आपने उसे सेव नहीं किया है तो कहाँ रहेगा? वो आपका रैम में होगा। और रैम में आपको पता है कि डेटा जो है वो विद्युत समाप्त होने की दशा में नष्ट हो जाता है। अतः आपको समय समय पे इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने डेटा को बार बार क्या करते रहना चाहिए? सेव करते रहना चाहिए, कि इन केस अगर कंप्यूटर किसी कारणवश बंद हो जाता है तो आपको ज़्यादा डेटा का लॉस झेलना न पड़े। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि है हमारा क्रमानुसार मेमोरी। क्रमानुसार मेमोरी क्या होता है? इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण से इस मेमोरी में डाटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे पेरोल, बिजली का बिल बनाना इत्यादि। तो इन से जगहों पे क्रमानुसार मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रमानुसार मेमोरी जो होता है, इसमें डाटा को सिर्फ क्रमानुसार पढ़ा ही जा सकता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल ऐसे जगह पे किया जाता है जहाँ पे डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत, लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी अगर कोई डेटा को कई क्रम में रखा गया है तो क्रमानुसार मेमोरी जो है वो क्रम ही वाइज कार्य करेगा। डायरेक्ट आप उस
ऑप्शन पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए इनका इस्तेमाल उसी जगह पे किया जाता है जहां ये सारे क्रमानुसार जो डेटा आपके हैं उनको प्रोसेस करना पड़े, जैसे पेरोल और आपका बिजली का बिल बनाना इत्यादि जैसे जगहों पे आपका क्या होता है, क्रमानुसार मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर स्टेप का हर बार प्रोसेस होता है और हर बार उनका इस्तेमाल किया जाता है। वही बात करें अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आपका मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो यह क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें एक प्लास्टिक के रिबन पर चुंबकीय पदार्थ की परत चढ़ी रहती है, जिसे विद्युत हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डाटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। दो अलग अलग डाटा में अंतर करने के लिए उसके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिए जाते हैं, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। तो आपका क्रमानुसार मेमोरी के उदाहरण थे कौन से, मैग्नेटिक टेप, जो आपका क्या होता है, एक प्लास्टिक के बने रिबन पे चुंबकीय पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी होती है, और इसमें विद्युत हेड से प्रभावित करके इसमें डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और इन दो डेटाओं के बीच में गैप करने के लिए क्या किया जाता है, कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, और उसी खाली जगह को हम क्या कहेंगे, इंटर रिकॉर्ड गैप कहेंगे। मानिए अगर आपसे कोई पूछे कि मैग्नेटिक टेप में इंटर रिकॉर्ड गैप क्या होता है, तो दो डेटा के बीच में दी गई खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, इंटर रिकॉर्ड गैप कहते हैं। बात करें आगे, यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डाटा को कितनी भी बार लिखा और मिटाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। एक बार पुनः आपको ये समझाएं, यहाँ दिया है, यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने के लिए प्रयुक्त होता है। डाटा को कितनी बार भी लिखा और मिटाया तथा पढ़ा जा सकता है, और जैसे ही इसमें आप पुनः नया डाटा लिखेंगे, पुराना डाटा क्या हो जाएगा, अपने आप ही मिट जाएगा। मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है, अतः इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा का बैकअप करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डाटा बैकअप में उपलब्ध डाटा की एक कॉपी बना के सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी कारण मुख्य डाटा के नष्ट होने पर बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का इस्तेमाल किया जाता है। तो मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक टेप ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। चलें आगे, तो बात करें मैग्नेटिक टेप की भंडारण डाटा रिकॉर्ड करने के लिए घनत्व तथा टेप की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल होता है। यानी मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता जो है वो डाटा रिकॉर्ड करने के घनत्व तथा टेप की लंबाई के गुणनफल होता है। यानी अगर आपको उसका भंडारण क्षमता पता करना हो, तो आपको डाटा का घनत्व बाइट प्रति इंच में टेप की लंबाई से क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें हम कितना डाटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये उम्मीद है ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसे अच्छे से समझे होंगे। बात करें आगे, तो है आपका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। अब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी क्या होता है, इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है, इस कारण डाटा को पढ़ने में कम समय लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से डाटा पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डाटा की स्थिति तथा वर्तमान समय रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। रीड राइट हेड के डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है, पर यह समय इतना कम होता है कि किसी भी डाटा को पढ़ने में लगने वाले समय को लगभग समान माना जाता है। यानी यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग लोकेशन पे जाके अगर आप डेटा को पढ़ते हैं, तो उनमें समय जो होता है वो अलग अलग लगता है, लेकिन वो समय इतना कम होता है कि लगभग आप उसे समान क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण है जिसमें आपका चुंबकीय डिस्क, जिसमें फ्लॉपी हार्ड डिस्क आएंगे, ऑप्टिकल डिस्क जिसमें सीडी, डीवीडी, ब्लू रे इत्यादि जैसी डिस्क आएंगे, और फ्लैश ड्राइव तथा मेमोरी कार्ड क्या है, इसके उदाहरण हैं। अब बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आपका चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क। अब मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, यह एक
यह एक अस्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसमें धातु या प्लास्टिक के बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। डिस्क पर डाटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर की गई डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डिस्क ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने को राइट तथा पढ़ने को रीड के लिए रीड राइट हेड होता है, जो डिस्क के चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर डिजिटल डाटा स्टोर करता है। मैग्नेटिक डिस्क एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा स्टोरेज कर सकता है। इसका एक्सेस टाइम भी कम होता है, परंतु धूल या खरोच के कारण इसे खराब होने की संभावना बनी रहती है। फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के क्या हैं? उदाहरण हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसमें बहुत सी ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो आपको एक्सप्लेन की जाए। अगर आप ध्यान से इसे सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। चलें आगे और बात करें फ्लॉपी डिस्क की कि फ्लॉपी डिस्क क्या होता है। ये प्लास्टिक का बना एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। इसके बीच में धातु की बनी एक गोल धुरी होती है। इसके ऊपरी भाग पे लिखने पढ़ने का खुला स्थान होता है जिसे खिसकाने वाले ढक्कन से ढका जाता है। इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र होता है जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी में डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पंथों में बटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है। फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। तो ये है आपका वो फ्लॉपी डिस्क, कुछ इस प्रकार से नज़र आता है और इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इससे रिलेटेड एक रोचक तथ्य की अगर बात करें तो फ्लॉपी डिस्क का यह नाम उसके लोचादार यानी फ्लेक्सिबल प्लास्टिक की प्लेट बने होने के कारण पड़ा। यानी फ्लॉपी डिस्क का यह नाम जो है वो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या हुआ, पड़ा। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। चले आगे तो बात करें हार्ड डिस्क की। तो आइए जानते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यह एक अस्थायी डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा डाटा स्टोरेज करने और पढ़ने की गति क्या होती है, तेज होती है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। तो ये आपके हार्ड डिस्क थे। एक बार पुनः हम आपको समझाएं, यहाँ दिया हार्ड डिस्क जो होता है वो आपका क्या होता है, एक मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। ये एक अस्थायी मेमोरी है। डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी का क्या है, एक उदाहरण है। इसकी भंडारण क्षमता क्या होती है, अधिक होती है और डाटा स्टोर तथा पढ़ने की गति भी क्या होती है, इसकी तेज होती है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम का बना एक पतला डिस्क होता है जिस पे चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। धातु से बने होने के कारण यह फ्लेक्सिबल यानी लोचदार नहीं होता, अतः हार्ड डिस्क इसका नाम दिया जाता है। यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है और यह इसी कारण से हम हार्ड डिस्क का नाम देते हैं। डिस्क के एक या दोनों सतहों पर डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यानी इसके दोनों सतह का हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या करने के लिए, डाटा को स्टोरेज करने के लिए। और कोई पूछे अगर आपसे कि ये हार्ड डिस्क इसका नाम क्यों पड़ा, तो यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है, इसी वजह से इसका जो सतह होता है वो क्या होता है, धातु का बना होता है, जिस वजह से यह फ्लेक्सिबल नहीं होता है और फ्लेक्सिबल न होने की वजह से इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। बात करें आगे तो डाटा रिकॉर्ड करने के लिए राइट तथा पढ़ने के लिए रीड के लिए प्रत्येक सतह पे अलग अलग रीड राइट हेड होते हैं। जिस डिस्क के दोनों सतहों पे डाटा स्टोर किया जाता है उसे डबल साइड डिस्क कहा जाता है। यानी हार्ड डिस्क में भी एक सिंगल साइड डिस्क होता है और एक डबल साइड डिस्क होता है। सिंगल साइड डिस्क में एक ही तरफ डाटा स्टोर कर सकते हैं और डबल साइड डिस्क में हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ डाटा स्टोर कर सकते हैं। बात करें आगे तो हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड द्वारा लिखा वो पढ़ा जाता है।
हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड का डिस्क की सतह से भौतिक संपर्क नहीं होता, परंतु डिस्क और हेड के बीच इतना गैप कम यानी 3 नैनोमीटर तक होता है कि धूल का छोटा सा कण भी उसमें फंस सकता है, जिससे डाटा पढ़ना संभव नहीं होता है। इसे हार्ड डिस्क क्रैश करना भी कहा जाता है। यानी ये बता रहा है कि जो आपका डिस्क का हेड होता है वो आपके रीड राइट हेड से क्या होता है, भौतिक संपर्क में नहीं होता है, यानी वो भौतिक संपर्क से सटा हुआ नहीं होता है, लेकिन इतना गैप होता है लगभग 3 नैनोमीटर तक कि इसमें कोई भी धूल के कण क्या हो सकते हैं, आसानी से फंस सकते हैं, जिसकी वजह से आप इसमें डेटा को पढ़ नहीं पाएंगे। और ये प्रॉब्लम अगर आपको फेस करनी पड़ती है तो आपका क्या कहलाता है, यही आपका हार्ड डिस्क क्रैश कहलाता है। ये आपके हार्ड डिस्क के वो उदाहरण हैं जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ इस प्रकार का आपका हार्ड डिस्क होता है जो एक कवर से क्या है, कवर किया हुआ है। चलें आगे तो बात करें। मैग्नेटिक डिस्क की सतह पर अनेक सकेंद्रीय वृत्त में बटा जाता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ये वो उसका भौतिक रूप है जहाँ पे आपको समझाया जा रहा है अलग अलग। ये आपका मैग्नेटिक डिस्क का ट्रैक सेक्टर है। यहाँ पे ट्रैक आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि मैग्नेटिक डिस्क की सतह पर अनेक सकेंद्रिय वृत्तों से बटा होता है जिसे हम ट्रैक कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे क्या हैं, अलग अलग आपके ट्रैक बने हुए हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके ट्रैक कहलाते हैं, जिसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं हम, जिसे ट्रैक कहते हैं। इन ट्रैक को पुनः सेक्टर में बांटा जाता है। सेक्टर में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये जो आपको अलग अलग कई ट्रैक दिखाई दे रहे हैं, ये आपके अलग अलग ट्रैक होते हैं। और इन ट्रैक में भी क्या किया जाता है, आपको अलग अलग सेक्टर बांटा गया होता है। ये अलग अलग आपके सेक्टर होते हैं और सेक्टर में डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी क्षमता 512 बाइट होती है। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। चलें आगे। मैग्नेटिक डिस्क पैक की कुल स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट यानी जीबी में होती है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक डिस्क हार्ड डिस्क होता है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा जीबी में ही होता है। आप देखेंगे 100 जीबी, 80 जीबी, 250 जीबी, 1000 जीबी, ऐसे करके आपको जीबी में ही देखने को मिलेगा। मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। यानी जब भी हम इसमें कोई डेटा रखते हैं तो रखने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें एक विशेष एड्रेस भरा जाता है, विशेष एड्रेस, ताकि हम क्या कर सके, विशेष तरीके से उसमें डेटा को व्यवस्थित कर सकें, जिसे हम डिस्क फॉर्मेटिंग भी क्या कहते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर व ट्रैक के लोकेशन के बारे में एक टेबल बना लिया जाता है, जिसे फाइल एलोकेशन टेबल यानी FAT कहते हैं। इससे भविष्य में डाटा को प्राप्त करने में कम समय लगता है। यानी ये पहले डेटा को क्या कर लेता है, व्यवस्थित करने के लिए एक FAT बना लेता है, जिसे हम फाइल एलोकेशन टेबल कहते हैं, जिससे अगर कभी भविष्य में हमें डेटा को पुनः प्राप्त करना हो तो उसे प्राप्त करने में हमें समय ज़्यादा न लगे। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। चले आगे तो बात करें विश्लेषण डिस्क क्या होता है। तो आपका हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पे जिप डिस्क और डिस्क पैक तथा विचेस्टर डिस्क में बांटा जाता है। विचेस्टर डिस्क 2 हार्ड डिस्क फ्लैटर को एक केंद्रीय सॉफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित किया जाता है। एक बार पुनः आपको बताएं तो आपका विचेस्टर डिस्क जो होता है वो आपका हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पे, सबसे पहले यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पे अलग अलग नाम से बांटा जाता है, जिसमें आपका जिप डिस्क, डिस्क पैक तथा विचेस्टर डिस्क के नाम से क्या किया जाता है, बांटा जाता है। यहाँ दिया है विचेस्टर डिस्क जो है वो 2 या 2 से अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्रीय सॉफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित किया जाता है। इस डिस्क पैक
को उसके एक्सिस पर घुमाने के लिए मोटर लगा रहता है। हार्ड डिस्क के प्रत्येक सतह के लिए एक अलग रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड आगे पीछे होकर प्रत्येक ट्रैक तक जा सकता है, जबकि डिस्क को गोलाकार घुमाकर किसी ट्रैक में वांछित सेक्टर यानी रीड राइट हेड के नीचे लगा दिया जाता है। इस डिस्क पैक को डिस्क ड्राइव के साथ सील कर दिया जाता है। विंचेस्टर डिस्क को सील बंद डिब्बे में पैक कर देने का कारण क्या होता है? आखिर क्यों विंचेस्टर डिस्क को एक डिब्बे में पैक कर दिया जाता है? तो आइए जानते हैं उसके पीछे के रीजन को। तो सबसे पहला कारण होता है वो है डिस्क के धूल, खरोंच या नमी के कारण खराब होने की संभावना नहीं रहती। जब हम विंचेस्टर डिस्क को सील बंद कर देते हैं तो उससे धूल से खरोंच या नमी के कारण उसमें खराब होने की संभावना नहीं रहती। दूसरा बात करें, इससे सबसे ऊपरी तथा सबसे निचली सतह को भी डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जब ये पैक रहेगा, इसे सबसे ऊपरी और सबसे निचली सतह में भी हम आसानी से डाटा क्या कर सकते हैं, स्टोर करते हैं। पैक होने के कारण डिस्क की स्टोरेज क्षमता सीमित हो जाती है। ड्राइव या रीड राइट हेड खराब होने पर डाटा को पुनः प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता। अतः विंचेस्टर डिस्क के साथ डाटा बैकअप रखने का सुझाव दिया जाता है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, विंचेस्टर डिस्क जो होता है इसमें जब इसका रीड राइट हेड खराब हो जाएगा तो इसमें हम डाटा को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इसके डेटा का बैकअप हमेशा क्या किया जाता है, अपने पास रखते रहना चाहिए। आगे बात करें तो वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्क विंचेस्टर डाटा डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। तो यहाँ वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्क जो होता है वो एक जो है आपका विंचेस्टर डिस्क का एक उदाहरण है, और उसमें लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। आपने अधिकतर देखा होगा एक सी ड्राइव होती है जिसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम डेटा क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं। चले आगे और बात करें अगले टॉपिक की, जो कि है चुंबकीय डिस्क का एक्सेस टाइम। चुंबकीय डिस्क का एक्सेस टाइम क्या होता है? तो प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर को विभिन्न डाटा की आवश्यकता पड़ती है। डाटा की आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू उसे मेमोरी से प्राप्त करने का निर्देश देता है। सीपीयू द्वारा डाटा प्राप्त करने का निर्देश दिए जाने के बाद वास्तव में डाटा को सीपीयू मेमोरी में उपलब्ध होने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं एक्सेस टाइम किसे कहते हैं। तो एक्सेस टाइम जो होता है वो प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर को विभिन्न डाटा की आवश्यकता पड़ती है, और उस डाटा को पढ़ने पर सीपीयू उस मेमोरी से प्राप्त निर्देश जो है वो कंप्यूटर को देता है, और सीपीयू द्वारा प्राप्त करने का निर्देश जो है वो आपका वास्तव में डाटा सीपीयू मेमोरी में उपलब्ध होने में लगा समय क्या कहलाता है, आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। तो उम्मीद है एक्सेस टाइम आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आसानी से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दूसरे शब्दों में डाटा का सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लगा कुल समय क्या कहलाता है, आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। यहाँ आसान भाषा में आपको समझाया गया है कि डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाने में लगा कुल समय, डाटा जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी से जब मुख्य मेमोरी में आता है तो उस दौरान जो कुल समय होता है वो आपका क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी डाटा को मेमोरी में ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करना डाटा रिट्रीवल कहलाता है। यानी कि जब भी हम किसी मेमोरी को ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं, किसी भी डाटा को कंप्यूटर मेमोरी से ढूंढ कर जब स्क्रीन पर प्रदर्शित करते हैं, तो ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, डाटा रिट्रीवल कहलाती है। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि ऐसी जानकारी आपको हर बार आसानी से मिल सके और आप जानकार बन सकें। चलते हैं आगे, बात करते हैं एक फैक्ट की फिर से, जहाँ दिया है कि फैट यानी फाइल एलोकेशन टेबल जो है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क फॉर्मेटिंग का एक तरीका है। हाल में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज एक्सपी, विंडोज 2000 में
NTFS यानी न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ पे फैट की जगह पे किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, अब आपका NTFS का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका पूरा नाम है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे और बात करें तो आपको अगला टॉपिक है वो है आपका प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क। तो प्रकाशीय ऑप्टिकल डिस्क किसे कहते हैं, तो ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक का बना एक गोल डिस्क है जिसकी सतह पे प्रकाश परिवर्तन करने के लिए एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ा के चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने व पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी हम कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रीय वृत्त में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार आकार का होता है। इस ट्रैक को समान आकार वाले सेक्टर में विभाजित किया जाता है। सर्पिलाकार ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, अर्थात डाटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है, परंतु यह डाटा बड़ी मात्रा में कंप्यूटर को क्रमानुसार पढ़ने या लिखने के लिए प्रयुक्त होता है। इसी कारण ऑप्टिकल डिस्क ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बात करें तो यहाँ दिया हुआ है कि ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को पिट्स और लेड्स में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं, जिसे पिट्स कहा जाता है। गड्ढों के बीच स्थित समतल क्षेत्रों को लैंड्स कहा जाता है। पिट्स बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ को निरूपित करता है, जबकि लैंड्स जो है वो डिजिटल बाइनरी डिजिट 1 यानी ऑन को क्या करता है, निरूपित करता है। डिस्क पर कम तीव्रता वाली लेजर बीम डालकर परिवर्तित किरणों के आधार पर डाटा को पढ़ा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD जिसे कहते हैं या DVD तथा ब्लू रे डिस्क जो है वो ऑप्टिकल डिस्क के क्या है, उदाहरण है। तो इसे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएंगे और समझ करके आप इससे रिलेटेड सवालों के जवाब को आसानी से दे सकते हैं। चले आगे। तो ये आपका देखिए ट्रैक है, ये आपका ऑप्टिकल डिस्क का क्या है, ये वो ट्रैक है जिस पे आपका क्या होता है, सारे कार्य स्थिर होते हैं और इसी में डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। चलें आगे। तो बात करें ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डालकर लिखा या पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डिस्क रखने के लिए डिस्क ट्रे, डाटा को पढ़ने या लिखने के लिए सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, फोटो डायोड तथा लेंस होता है। डिस्क को मोटर के जरिए अपनी दूरी पर घुमाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम का प्रयोग कर इसका रीड राइट हेड डिस्क के भौतिक संपर्क में नहीं रहता। तो यहाँ पे सीधे सीधे उस राइट की बात की जा रही है जिसमें हमारा वो कैसेट क्या होता है, रीड किया जाता है। जहाँ बता रहा है कि वहाँ पे एक क्या होता है, सबसे पहले दिया हुआ है कि इसमें पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव में डाल के लिखा या पढ़ा जा सकता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में रखने के लिए डिस्क ट्रे, यानी जब भी आपने देखा होगा कि कैसेट जब आपको लगानी होती है तो जब ऑन और ऑफ, ओपन और क्लोज वाला बटन आप प्रेस करते हैं तो एक ट्रे बाहर आती है जिसपे हम कैसेट को रखते हैं, जिसे हम डिस्क ट्रे कहते हैं। डाटा को पढ़ने लिखने के लिए सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, फोटो डायोड तथा लेंस लगा होता है। जब वो बाहर आता है तो ये चीज़ आपको लैपटॉप में या अगर आपके घर पे पुरानी CD और DVD होगी तो आपने देखा होगा उस पर एक लेंस लगा रहता है और एक मोटर लगा रहता है जिस पे हम क्या करते हैं, डिस्क को रखकर अपनी दूरी पर ही घुमाते हैं और उससे भौतिक संपर्क नहीं होता और बीम, लेजर बीम के कारण क्या होता है, उसका रीड राइट हेड जो होता है वो रीड किया जाता है। अब ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं, तो आइए इसके बारे में जान लें। तो पहला लाभ होता है कम लागत में हम अधिक से अधिक स्टोरेज क्षमता को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है डाटा को लंबे समय तक, लगभग 30 वर्षों तक स्टोर किया जा सकता है। तीसरा फायदा होता है डाटा में परिवर्तन होने या मिटने की संभावना क्या होती है, नष्ट होती है अगर वो घिसा न जाए या टूट न जाए। उसके अलावा है रीड राइट हेड का भौतिक संपर्क न होने के कारण डिस्क के घिसने की संभावना क्या होती है, कम होती है।
इसके बाद अगला आपका है कि डिस्क द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आसानी से ले जाया जा सकता है। ये आपका ऑप्टिकल डिस्क के लाभ हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी के लाभ होंगे तो उससे कुछ नुकसान भी होंगे, उनके कुछ बैड फैक्ट भी होंगे। तो आइए ऑप्टिकल डिस्क की कुछ कमियां जान लेते हैं कि इनकी कमियां क्या आखिर होती हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है कमी आपका कि इस पर धूल मट्टी या उंगली की छाप से डिस्क खराब होने की संभावना बनी रहती है। और दूसरा है सामान्य डिस्क को एक बार डाटा लिख जाने के बाद उसमें परिवर्तन या दूसरा डाटा स्टोर किया नहीं जा सकता है। ये आपके ऑप्टिकल डिस्क की क्या है, कमियां हैं। उम्मीद है ये आपसे लाभ और कमियां आसानी से आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि आज की आखिरी टॉपिक होगी, वो है आपका सीडी रोम। सीडी रोम क्या होता है? तो यह एक ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बृहद डाटा, ऑडियो तथा वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया जाता है। जो आपने कैसेट देखी है ना, सीडी वाली कैसेट, उसी की बात की जा रही है। रोम में डाटा निर्माता द्वारा फैक्ट्री में ही स्टोर किया जाता है। सीडी रोम में डाटा निर्माता द्वारा फैक्ट्री में ही डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, जिसके बाद उसे बदला नहीं जा सकता। सीडी रोम में डाटा को बार बार रीड किया जा सकता है, लेकिन बार बार बदला नहीं जा सकता। इस बात का ध्यान दीजिएगा हमेशा। पर नया डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। देखिए वही बात यहाँ पे है। सीडी रोम में डाटा पढ़ने के लिए इंफ्रा लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है वो सीडी रोम के बारे में है। अब बात करें इसके आगे, तो दिया हुआ है कि सीडी रोम जो है उसका व्यास 120 mm तथा मोटाई 1.2 mm यानी 1.2 mm होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB होती है। इसमें 700 MB यानी 700 मेगाबाइट तक डेटा हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, जिसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। सीडी रोम को सीडी ड्राइव की सहायता से पढ़ा जाता है, जिस पर रीड राइट हेड क्या होता है, जिस पे रीड हेड बना रहता है। डिस्क को घुमाने के लिए एक मोटर का प्रयोग होता है। सीडी ड्राइव की गति को एक संख्या x में निरूपित करते हैं, जैसे 1x, 8x, 52x और 72x। यह डिस्क में डाटा ट्रांसफर की गति को बदलता है। डाटा ट्रांसफर की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क को अपनी धुरी पे क्या करना होता है, तेजी से घुमाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसकी गति जो है उसको हम x से निरूपित करते हैं, जैसे आपका होता है 1x। जब आप वीडियो को भगाते हैं, एक एग्जांपल मैं बताऊं, कभी आपने देखा होगा कि जब आप डीवीडी में कोई कैसेट या फिल्म देखते हैं तो उसमें जब फिल्म को भगानी होती थी तो आप जब उसको भगाते थे तो आप स्क्रीन पे देखते होंगे 1x, 8x, 4x करके आपको मिलता था, जिससे क्या होता था, फिल्म बहुत तेजी से भगता था। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उसको हम क्या करते हैं, उसकी गति को हम x से निरूपित करते हैं। और अगर डाटा ट्रांसफर की गति बढ़ाना है तो हमें क्या करना होता है, डिस्क की गति को अपनी धुरी पे क्या करना होता है, तेजी से घुमाना होता है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगली वीडियो जो मेमोरी चैप्टर की आखिरी वीडियो होगी, जिसमें हम सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे और उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।